हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन के यूपी ट्रिपल एस जेई में आए हुए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में हमने यूपी आरवीएनएल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि मशीन डिज़ाइन के थे। इसमें भी हम मशीन डिज़ाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम कौन सा है? यूपी ट्रिपल एस जेई। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमेशा की तरह हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में और बेसिक तरीके से समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डायमीटर ऑफ रिवेट फॉर 20 mm थिक प्लेट वुड बी। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? रिवेट जो होता है उसका डायमीटर पूछा गया है और आपको प्लेट की थिकनेस दी गई है। तो एक फॉर्मूला होता है अनविन फॉर्मूला। अनविन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है? इसमें डायमीटर और थिकनेस का जो रिलेशन होता है वो बताया गया है, d बराबर 6√t। ये फॉर्मूला जो है इसको आपको याद करना है, क्योंकि जेई एग्ज़ाम में चाहे एसएससी हो चाहे और कोई जेई हो, वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि अनविन फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि किन के बीच में रिलेशन होता है। तो ये डायमीटर और थिकनेस के बीच में रिलेशन होता है। डायमीटर यानी कि डायमीटर तो है रिवेट का और थिकनेस है आपके प्लेट की। अब ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ पे होता है? यदि आपको किसी और के लिए पूछ ले तो ये जनरली फॉर्मूला होता है बॉयलर के लिए। बॉयलर के लिए आपको फ्रेंड्स पता है, बॉयलर जो होता है, जैसे मान लो ये आपका बॉयलर है, इस बॉयलर की ये जो सर्कुलर मान लो बाहर का जो एरिया है, इसमें एक प्लेट से ही तो बना होगा भाई। एक प्लेट से ही इसको राउंड करके हम बनाएंगे। तो ये प्लेट की कुछ थिकनेस होगी, मान लो ये थिकनेस टी है। तो इसके अंदर हम जहाँ पे जॉइंट होगा, यानी कि ये पूरा राउंड होके एक जगह तो जॉइंट होगा, वहाँ पे हम यदि रिवेट लगाते हैं तो उस रिवेट का जो डायामीटर है वो क्या होगा? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है अनविन फॉर्मूला। इसका नाम भी आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, d बराबर 6√t। मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 6√t। टी की वैल्यू कितनी है? 20 mm। लेकिन आपको आंसर देखना है किस में है, ये भी mm में ही है तो हम mm में ही रखेंगे, तो 20। अब यहाँ पे आपके पास जेई में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो आपको फ्रेंड्स पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो कहने का मतलब है ना तो ये 4 हो सकता है ना ये 5 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस 20 को 4.5 ले लेता हूँ मैं, इसका रूट करूँगा तो इसके आसपास ही आएगा, तो मैं एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपके पास? ये तो देखिए 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24, और 6 का आधा यानी कि 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो कहाँ पे ये वेरी कर रहा है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 30 mm, क्योंकि ये किसके इक्वल है, मतलब किसके नियर हैं? 30 के नियर हैं। तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन देगा वो बिल्कुल नज़दीक नहीं देगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीकेस्ट सेक्शन ऑफ ए डायमंड रिवेटिंग इज द सेक्शन विच पासेस थ्रू फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेंट्रल रो या वन रिवेट होल ऑफ एंड रो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये डायमंड रिवेटिंग होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर हम दूसरी प्लेट को रखते हैं, ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रिवेट लगा देंगे। ये तो हो गया आपके लैप जॉइंट। और यदि मैं बात करूँ बट जॉइंट की, बट जॉइंट में क्या होगा, इसको हम सीरीज में यानी कि एक ही जगह यहाँ पे, ये आपके एक प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, इसके ऊपर हम एक प्लेट लगाएंगे और नीचे भी लगा सकते हैं। ये तो अपन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे एक रिवेट लग जाएगा और यहाँ पे भी एक रिवेट लग जाएगा, और ये प्लेट यदि ज़्यादा बड़ी है तो अलग अलग रिवेट होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये जॉइंट कैसा होता है। ये लेप जॉइंट हो गया, ये आपका हो गया बट जॉइंट। तो जनरली ये जो डायमंड रिवेटिंग है ये हम किस में यूज़ करते हैं? बट जॉइंट में। अब बट जॉइंट में कैसे करेंगे, ये जो प्लेट है, तो इस प्लेट में जैसे मान लो एक रिवेट, डायमंड कैसा होता है, डायमंड आपके जैसे ऐसा इस शेप का होता है, ये आपका डायमंड हो गया। तो अब हम इसी शेप में रिवेट लगाएंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक लगा दिया और फिर इधर इस प्लेट में 2 लगा दिया, यहाँ पे तो ये रिवेट का जॉइंट होगा, और इधर भी 2 फिर 1। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ा है
तो फिर इधर 3 हो जाएंगे, फिर इधर 2 हो जाएंगे और फिर 1, और इधर वाली जो ब्लेड है ये जितने भी हैं ये सारे रिवेट हैं। तो ये यहाँ पे भी देखिए डायमंड शेप बन रहा है और यहाँ पे भी डायमंड शेप बन रहा है। ये हमारे रिक्वायरमेंट और साइज़ के हिसाब से हम डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है वीकेस्ट सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक ही रिवेट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे कम कहाँ पे है? तो फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो ही वीकेस्ट होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली डायमंड रिवेटेड जॉइंट इज प्रीफर्ड इन डैश जॉइंट, बट लैब, डबल रिवेटेड लैब जॉइंट या फिर ऑल ऑफ अबव। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा बट जॉइंट होता है उसमें हम डायमंड रिवेटेड जॉइंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती हैं उसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के रेशियो को फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज। तो ये तो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी में बताया था कि जो हमारा एक्मे थ्रेड होता है उसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये देखिए, आप ऐसा आपने एक्मे थ्रेड देखा होगा, तो ये जो आपका एंगल है यहाँ पे देखिए ये कितना होता है? ये होता है आपका 29 डिग्री। किस में? एक्मे थ्रेड में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बटरेस थ्रेड भी बताया था। बटरेस थ्रेड क्या होता है? जिसमें ये जो आपका एंगल होता है ये कितना होता है? 45। किसके लिए? बटरेस के लिए, बटरेस थ्रेड। तो ये आपको याद रखना है, बटरेस थ्रेड। और यदि आपको पूछ ले BSW थ्रेड, BSW थ्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। BSW थ्रेड में जो एंगल होता है वो आपका 55 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि ये BSW क्या है। तो BSW की फुल फॉर्म यदि आपको जाननी है तो होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ। ठीक है, ये होती है आपके BSW की फुल फॉर्म। और इसका एंगल कितना होता है? 55। और बटरेस के लिए 45 और आपका एक्मे थ्रेड के लिए 29। मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी कभी एग्जाम में एक्मे थ्रेड का एंगल पूछ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इसरो में पूछा गया है, DMRC में पूछा गया है और UPSSC JEE में पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्मे थ्रेड के बारे में पूछा गया है, तो किसी एग्जाम में किसी और का भी तो पूछ सकते हैं, इसलिए आपको सभी का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द टाइप ऑफ कपलिंग used to joint two shaft whose axes are neither in same straight line nor parallel but intersect is flexible coupling, universal chain coupling या फिर ऑल्टम कपलिंग। तो देखिए, यदि हमारा जो शाफ्ट है वो पैरेलल नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन में है, देखिए मान लो ये है और आपका इसी डायरेक्शन में ना होकर यहाँ पे होगा। मान लो ये शाफ्ट है दूसरी और ये ऊपर वाली शाफ्ट है, तो इनका जो है ये कैसे जोड़ेंगे हम? तो ये हम ऑल्टम कपलिंग से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? जिनकी ना तो वो स्ट्रेट लाइन में है और ना ही वो पैरेलल है लेकिन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कल मैंने आपको यूनिवर्सल जॉइंट बताया था, तो यूनिवर्सल जो जॉइंट होता है उसी से हम यूनिवर्सल कपलिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो यूनिवर्सल कपलिंग भी यूनिवर्सल जॉइंट से की जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट जॉइंट आर 100 न्यूटन, 120 न्यूटन एंड 150 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। इफ स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड प्लेट इज 200 न्यूटन, द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका रिवेट जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ रिवेट। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एफिशिएंसी होती है मिनिमम ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ऑल स्ट्रेंथ में कौन कौन सी आ जाएगी? आपके टेंसाइल, शियर और आपकी कंप्रेसिव। इनमें से जो मिनिमम है, क्योंकि एफिशिएंसी हम किससे लेंगे? मिनिमम से ही लेंगे। और टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट,
स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट। तो यहाँ पे देखिए आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव और शियर तीनों दे रखी हैं। कितनी? 100, 120 और 150। इनमें से मिनिमम कौन सा है? तो मिनिमम आपका 100 है, तो हम इसमें से मिनिमम ले लेंगे 100 टू द अनरिवेटेड प्लेट। तो अनरिवेटेड प्लेट की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 200 न्यूटन। तो 100/200 यानी कि 0.5, और यदि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है और यूपीएससी जेई में भी पूछा गया है। एसएससी में मैंने जब आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्प्रिंग स्टिफनेस इज। तो स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होती है? फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला देखा होगा, F बराबर होता है आपका KX। यहाँ पे ये जो K है ये क्या है? स्टिफनेस है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ पे X जो है आपका क्या है? डिफ्लेक्शन। या मैं इसको कह सकता हूँ K बराबर F/X, यानी कि F आपका फोर्स हो सकता है या लोड हो सकता है। तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो आपका स्टिफनेस क्या हो जाएगी? लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है? 1 यूनिट है, तो K बराबर कितना आ जाएगा? F आ जाएगा, यानी कि लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ए कोइल इज कट इनटू 2 हाफ, द स्टिफनेस ऑफ कट कोइल विल बी। तो मान लो ये आपकी एक कोइल है या कह सकता हूँ मैं स्प्रिंग है। यदि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसकी स्प्रिंग जो स्टिफनेस होगी वो कितनी होगी? तो जो फाइनल स्टिफनेस होती हैं वो आपकी n टाइम्स ऑफ इनिशियल होती हैं। n यहाँ पे क्या है? n आपके यहाँ पे है पार्ट्स। तो हमने पार्ट्स यहाँ पे कितने किए हैं? 2 किए हैं, तो इसकी स्टिफनेस भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, यानी कि पहले की 2 टाइम्स यानी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं यानी कि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आप रेगुलर व्यूअर हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू रहें, तो आप सभी को पता है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके UPI ID दी हुई है TESTIQ@SBI, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आप जो भी सपोर्ट करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने कम से कम इस चैनल के 20 to 50 वीडियो देख लिए हैं, तो उन सभी को पता है कि वीडियो की क्वालिटी क्या रहती है, समझाने का तरीका क्या रहता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छे वीडियो आते रहें, कंटिन्यू आते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आते रहें, तो टेस्ट IQ को ज़रूर सपोर्ट करें। और ये आपकी UPI ID है, यहाँ से आप जितना भी हो सकें सपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉर द सेम मटेरियल लेंथ एंड टॉर्क ऑफ ए होलो शाफ्ट इज वेट डैश एज सॉलिड शाफ्ट। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, एक होती है आपकी सॉलिड शाफ्ट और दूसरी होती है होलो शाफ्ट। तो होलो शाफ्ट में क्या होता है? जैसे ये आपकी होलो शाफ्ट हो गई, ये आपकी होलो शाफ्ट हो गई। तो होलो शाफ्ट में क्या होता है? ये जो मटेरियल होता है ये आपका एक्सिस से दूर होता है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड जो शाफ्ट होती हैं उसमें जो मटेरियल जो है वो आपका कंटिन्यूस होता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सेम मटेरियल, यदि मैं बात करूँ सेम मटेरियल लेंथ और टॉर्क की, तो जो वेट होगा वो होलो शाफ्ट का कम होगा, लेस देन दी सॉलिड शाफ्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको ऐसे पूछे कि यदि उनमें वेट सेम है तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट कौन करेगी? होलो शाफ्ट। तो होलो शाफ्ट हमेशा हाई स्ट्रेंथ होती है उसकी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम अगला वीडियो जो है डिफरेंट एग्ज़ाम का डिस्कस करेंगे। सारे एग्ज़ाम जो हैं
जितना मैं पॉसिबल हो सके आपको सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।